हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। कोबाल्ट तक मैं आपको करवा चुकी थी। नेक्स्ट है निकल। ठीक है, निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है, जो परमाणु संख्या होती है, वो कितना होता है 28, और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D84S2। ठीक है, अब निकल के मुख्यतः दो प्रकार के अयस्क होते हैं। कौन कौन से? ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिल सकता है ये अर्थ के अंदर, और सिलिकेट के फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, सिलिकेट या ऑक्साइड रूप में निकल गार्निएराइट NiMg का होल 6, Si4O10, OH का 8 एंड लिमोनाइट है। ठीक है, पेंटलैंडाइट इसका सल्फाइड अयस्क है। ठीक, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कर वर्जन द्वारा उसे NiO में परिवर्तित कर लेते हैं तथा कार्बन द्वारा अपचयन से निकल प्राप्त कर लिया जाता है। कि सबसे पहले तो एक बात ये देखो कि मैग्नीज तक जब हमने पढ़े थे ना, तो सभी के सभी में हमने ये देखा था कि जो मैग्नीज तक जितने भी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते थे वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में ही मिलते थे। ठीक है, लेकिन उसके आगे जब अगर हम चले तो ऑक्साइड या सिलिकेट के रूप में या फिर सल्फाइड के फॉर्म में इस तरीके से मिलते हैं। तो अगर वो सल्फाइड या फिर आर्सेनाइड के फॉर्म में अगर मिलते हैं तो पहले हम उनको सल्फाइड या आर्सेनाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उस ऑक्साइड से हम कार्बन के अपचयन द्वारा शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यही बताया तो कि ये किसके फॉर्म में मिलता है, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है या सिलिकेट के फॉर्म में मिलता है, और एक इसका सल्फाइड अयस्क भी है। ठीक है, तो उस सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करके हम भर्जन द्वारा उसे किस में प्राप्त कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं निकल के ऑक्साइड्स में। ठीक है, और उस ऑक्साइड को कार्बन के द्वारा अपचयन से निकल प्राप्त कर लेते हैं। अशुद्ध निकल को मोंड प्रक्रम के द्वारा शुद्ध किया जाता है, जिससे धातु की 50 डिग्री सेल्सियस पर CO के साथ अभिक्रिया द्वारा वाष्पशील NiCO4 बना लिया जाता है। ठीक है, मोंड प्रक्रम क्या होता है कि हमारे पास जो निकल ऑक्साइड से जब हमने कार्बन के अपचयन द्वारा निकल प्राप्त किया है, वो निकल हमें शुद्ध रूप में नहीं मिला, अशुद्ध रूप में मिला है, और उस अशुद्ध निकल को हमने मोंड के प्रक्रम द्वारा शुद्ध किया। और वो मोंड प्रक्रम क्या है कि हमने निकल की रिएक्शन करवाई किसके साथ? 50 डिग्री सेल्सियस पर कार्बोनिल के साथ, और वो क्या बन गया हमारे पास? वाष्पशील NiCO4 बना लिया जाता है। यह कार्बोनिल 230 डिग्री सेल्सियस पर वापस Ni में अपघटित हो जाता है। पहले तो हमने क्या किया? कार्बन के द्वारा अपचयन किया और उसको अशुद्ध निकल प्राप्त किया। अशुद्ध निकल को मोंड प्रक्रम के द्वारा हमने NiCO4 में कन्वर्ट किया। अब वो NiCO4 को जब हम 230 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो कैसा होता है? वाष्पशील होता है, वोलेटाइल होता है। ठीक है, वो क्या करेगा कि जब अगर हम उसको 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो जो कार्बोनिल है वो तो भाप बनकर उड़ जाता है, और हमारे पास क्या मिल जाएगा? शुद्ध निकल मिल जाता है। ठीक है, आवर्त में यहाँ से घनत्व तथा गलनांक कम होना आरंभ हो जाते हैं। ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि जब हम स्कैंडियम से और मैग्नीज तक चलते हैं तब तो उनकी प्रॉपर्टीज़, कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन मैग्नीज से और जिंक तक जब हम जाते हैं तो कोई भी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो घटती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाद वाले जो तत्व होते हैं उनमें क्या होता है कि केवल 4s वाले इलेक्ट्रॉन ही बंधन में भाग लेते हैं, उनमें जो 3D वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बंधन में भाग नहीं लेते, जिसकी वजह से इनके जो हर एक गुण होंगे वो मैग्नीज के बाद घटते चले जाते हैं, घटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अतः निकल में ये गुण कोबाल्ट की तुलना में कम होते हैं। यह धातु क्रियाशील नहीं है। इसका ज़्यादातर कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, निकल का, प्लेटिनम का। ठीक है, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक की रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक कौन होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं। ठीक है, गर्म करने पर यह बोरोन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर तथा हैलोजनों के साथ अभिक्रिया करता है। यद्यपि इसकी F2 के साथ अभिक्रिया अन्य धातुओं की तुलना में थोड़ी धीमी होती है, कि जब ये रिएक्ट तो करता है लेकिन इसके लिए हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल कंडीशन के अंदर, सामान्य स्थिति के अंदर ये केवल और केवल उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है,
ऑक्सीजन के साथ NiO और हैलोजनों के साथ NiX2 बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, -2। तो हम क्या करते हैं कि जब कोई भी यौगिक बनाते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना, कि जैसे Ni के ऊपर उसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल है, +2, और ऑक्सीजन की भी कौन सी है, -2। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो Ni2O2 बनेगा। तो इसको कैंसिल कर दो, क्या बन गया हमारे पास, NiO। लेकिन जब फ्लोरीन क्लोरीन एक्स के ऊपर नेगेटिव होता है, और वो कौन होगा, या तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, या फिर आयोडीन होगा। तो Ni के ऊपर तो कैसा चार्ज हो गया, +2, और एक्स के ऊपर कैसा हो गया, -1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, NiX2 बनेगा। ठीक है, तो ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, NiO। लेकिन हैलोजनों के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, NiX2 बनाता है। तनु खनिज अम्लों में यह धीरे धीरे विलय हो जाता है। तनु HNO3 में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से विलय होता है, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, HNO3 की जो सांद्रता होती है वो बहुत अधिक होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, शुष्क हाइड्रोजन हैलाइडों में लगभग अक्रिय रहता है तथा सांद्र HNO3 में बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाता है। कि जब हमने बहुत ही ज़्यादा कि HNO3 हमने बिल्कुल उसके अंदर पानी नहीं मिलाया, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड HNO3 का हमने यूज़ कर लिया, तो उसमें बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाता है, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, जलीय कास्टिक क्षारों के साथ अभिक्रिया का यह प्रतिरोधी पाया जाता है, या आणविक हाइड्रोजन को विलय कर लेता है। कि जब ये सिंपल अगर हाइड्रोजन के साथ, मतलब इसका हाइड्राइड अगर बनाया जाए तो ये बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रृंखला में Ni का रसायन सबसे सरल है, इसकी मात्र +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही महत्वपूर्ण होती है। Ni की जो सबसे ऑक्सीकरण अवस्था, ये कहते तो ये हैं कि जो संक्रमण श्रृंखला होती है वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, लेकिन बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। लेकिन Ni है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता, वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ही अधिक स्थायी होता है। ठीक है, इस अवस्था में इसका विन्यास कितना होगा, D8, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3D8 4s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल गए, S वाले से निकल गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गया, 3D8। यह मुख्यतः समतलीय वर्गाकार संकुल बनाता है, यह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करता है। यद्यपि इसके चतुष्फलके और अष्टफलके यौगिक भी ज्ञात हैं। कुछ एक जो ज़्यादातर बनाता है वो स्क्वायर प्लेनर के ही कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, लेकिन इसके चतुष्फलके टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के भी कुछ एक एलिमेंट्स, कुछ एक कंपाउंड्स नोन है, लेकिन उनका जो स्थायित्व होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए कि जैसे ये NiCN4 का दिखाया गया है आपको। ठीक है, तो ये कैसा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना है ये इसका। ठीक, तो स्क्वायर प्लेनर ही ज़्यादा स्थायी होते हैं, लेकिन बनाता टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल भी है, लेकिन उनका जो स्थायित्व होता है वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है उसका लास्ट कॉपर। जिंक भी होता है, लेकिन जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3D10 4s2 होता है। उसको हम संक्रमण श्रृंखला में काउंटर नहीं करते, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुली फिल्ड होता है, D10 होते हैं। ठीक है, तो कॉपर मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों से निष्कर्षित किया जाता है। कॉपर किसकी फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाता है। कॉपर पाइराइट, कैल्कोपाइराइट CuFeS2 तथा कॉपर ग्लोन्स Cu2S इसके मुख्य अयस्क हैं। फिर से वही प्रोसेस कि सल्फाइड अयस्क को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड अयस्क के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और उस ऑक्साइड में कार्बन के द्वारा अपचयन के पश्चात विद्युत अपघटन द्वारा परिशोधन कर लिया जाता है। कि सबसे पहले हमने क्या किया कि धातु के निष्कर्षण में सांद्रण के पश्चात भर्जन द्वारा अयस्क को किस में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड में परिवर्तित किया, और उस ऑक्साइड को धातु में अपचयन के पश्चात, पहले अपचयन के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ कॉपर वो अशुद्ध कॉपर हमें मिला। ठीक है, और उस अशुद्ध कॉपर को फिल्टर करने के लिए हमने क्या किया, विद्युत अपघटन, और उस विद्युत अपघटन के बाद जो कॉपर हमें मिलता है वो किस फॉर्म में मिलेगा, बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलेगा, शुद्ध फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यह लाल भूरे रंग की धातु है जो उष्मा तथा विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। आवर्त में घनत्व और गलनांक घटने का जो क्रम पूर्ववर्ती तत्वों से आरंभ हुआ था वह यहाँ भी जारी रहता है। ठीक है, क्यों जारी रहता है, क्योंकि यहाँ पर
लास्ट वाले में केवल और केवल 4s वाले इलेक्ट्रॉन ही बंधन में भाग लेते हैं, 3d वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधन में भाग नहीं लेते। अर्थात कॉपर के लिए ये गुण पूर्ववर्ती तत्व निकेल से कम है। यह मुलायम और अत्यधिक तन्य आघात वर्धनीय धातु होती है कि इसके इजीली इसको पीट कर इसकी चद्दरें भी बनाई जा सकती हैं और इसके इजीली वायर्स भी बनाए जा सकते हैं, इसके सिंपल तार भी खींचे जा सकते हैं। ठीक है, कॉपर के दो ऑक्साइड Cu2O पीला तथा लाल या CuO काला बनते हैं, जिन्हें कॉपर को वायु या ऑक्सीजन में गर्म करके बनाया जा सकता है। कि या तो कॉपर को हम सिंपल वायु के साथ रिएक्ट करें तो वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, या सिंपल हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ ही गर्म कर दें तो हमें ये दोनों ऑक्साइड्स ईजिली मिल जाते हैं। Cu2O उच्चतर तापक्रम पर बनता है कि जब Cu+ में ऑक्सीजन बहुत हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास Cu2O मिलेगा, लेकिन CuO है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी उसकी कुछ एक अमाउंट हमें मिल जाती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि जब CuO है वो कंप्लीट हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर मिल जाएगा, कंप्लीट नहीं मिलता, लेकिन कुछ एक अमाउंट उसकी CuO की नॉर्मल टेम्परेचर पर हमें मिल सकती है, जिन्हें ठीक है हैलाइडों में CuF या Cu(I2) अस्थायी है। शेष सभी CuX2 और Cux प्रकार के हैलाइड ज्ञात होते हैं, क्योंकि जो Cu है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ये आपके लिए होमवर्क है कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो Cu+2 अधिक स्थायी है Cu+1 की तुलना में, क्यों? ठीक है, Cu+1 की तुलना में Cu+2 अधिक स्थायी है, क्यों? आप बताओगे मुझे। ठीक है, ये इसका आंसर आप सभी लिखकर भेजोगे। नेक्स्ट उसके बाद कॉपर आसानी से 4s1 इलेक्ट्रॉन खोकर स्थायी विन्यास 3d1 प्राप्त कर लेता है। कि जब इसने एक इलेक्ट्रॉन खोया तो इसका मतलब Cu किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या प्राप्त हो गया, हमें 3d10 प्राप्त हो गया। प्रथम तथा द्वितीय आयनन ऊर्जा में अधिक अंतर न होने के कारण +2 अवस्था भी स्थायी है, कि इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में इतना डिफरेंस नहीं होता, और अगर इतना डिफरेंस नहीं होता तो ये +1 और +2 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली शो करता है। लेकिन और अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय करना होता है, जिसकी वजह से ये +2 के आगे और ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। ठीक है, अतः उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसकी अस्थायी हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि यह तत्व भी अन्य संक्रमण तत्वों की भांति परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित तो करता है, लेकिन श्रृंखला के अंत में आते आते इनका परिसर बहुत छोटा हो जाता है, कि इनका जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। ऐसा क्यों? कि जैसे भाई बाकी तो जितने एलिमेंट्स से मैग्नीज तक आए तो +1 से लेकर या +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट उन्होंने शो करी थी, लेकिन यहाँ क्या होता है कि वो केवल और केवल +1 कि उनका जो दायरा होता है वो बिल्कुल ही कम रह जाता है, कि या तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जलीय विलयन में +2 अवस्था मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था है तथा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। अब ये मैंने आपको वीडियो सेंड करी थी और आई होप आप लोगों ने देखी भी होगी कि Cu जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या था, 3d10 4s1। तो अगर ये +2 में जाएगा तो इसका मतलब इसके पास 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। ठीक है, अब 9 में से जो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो पूरी तरीके से फिल हो जाएंगे, 2 2 करके 4 में, और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचेगा अनपेयर्ड, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7 और 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इसके पास क्या बच गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ये यौगिक बन गया वो कैसा बन गया, अनुचुंबकीय, क्योंकि मैंने बताया है कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। पंजाब यूनिवर्सिटी से याद रखो, ट्रिक भी बताई थी मैंने कि जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, और जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो जलीय विलयन में इसका जो फॉर्मूला होगा, तो जलीय विलयन का मतलब कि जो Cu+2 है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। तो Cu 6 लिगेंड को अपने सराउंड
जोड़ लेता है और इसकी जो ज्यामिति बनती है वो कैसे बनती है, अष्टफलकीय बनती है, द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यद्यपि Cu+2 से सभी जल अणु समान दूरी पर नहीं होते हैं, 4 लिगैंड तो वर्गाकार होते हैं, जो ऊपर और नीचे वाला होता है वो अणु एक दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ज्यामिति होती है वो अष्टफलकीय ना होकर थोड़ी विकृत हो जाती है। हम उसको या तो बोल सकते हैं विकृत अष्टफलकीय या फिर हम उसको बोल सकते हैं वर्गाकार समतलीय। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद एक कलर का भी बताया गया है। कलर मैंने आपको ये कलर वाली वीडियो भी भेज रखी है कि डी ट्रांजिशन की वजह से जो यौगिक होते हैं वो कलर देते हैं। तो ये D10 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका Cu+1 में, तो D10 है तो यहाँ पर कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होगी, और अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो यहाँ पर इसका कोई कलर भी नहीं आएगा, और अगर कोई कलर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये यौगिक कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, वाइट होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट फिर आपका इसमें 2 छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, एक तो बाइनरी कंपाउंड्स का, द्विअंगी यौगिक का, और जो दूसरा है वो बचता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का। फिर उसके बाद मैं आपको ये पीछे के क्वेश्चन और करवाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि Cu+ से Cu+2 क्यों अधिक स्थायी होते हैं, कि Cu+2 का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D9 और Cu+1 का कितना होता है 3D10 होता है। तो हम जनरली तो बोलते तो ये हैं कि जो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फिल्ड, है ना। आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की बजाय पूर्ण पूरित कक्षक या फिर अर्धपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसमें अपोजिट हो रहा है कि इसका जो 3D9 है वो तो मोर स्टेबल है और जो 3D10 है वो लेस स्टेबल है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। बाकी इसका भी मिल गया है कि Cu+ आयन रंगीन होता है और Cu+2 आयन रंगीन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पैरामैग्नेटिक ये क्या है Cu+ वाले में, तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर डी स्थानांतरण एक भी संभव नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, D10 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक डी स्थानांतरण नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो उसका कोई भी कलर नहीं आएगा, तो वो यौगिक कैसा होगा, सफ़ेद होगा। ठीक है, और इसमें D9 वाले में क्या होगा, कहाँ गया, Cu+2 आयन रंगीन होते तो Cu+2 में क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ट्रांजिशन शो करेगा, तो वो ट्रांजिशन की वजह से इसका थोड़ा सा लाइट कलर आ सकता है हमारे पास। ठीक है, तो ये रंगीन होंगे और ये कलरलेस होंगे। ठीक है।